तो वन पीस चैप्टर 11-15 के रॉज आ चुके हैं और हम फाइनली देख सकते हैं कि जॉय बॉय कैसे दिखता था और उसके दुश्मन कौन थे, एंशिएंट वेपन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और वेगापंक ने ऐसा क्यों कहा था कि वो नहीं बता सकता कि कौन सही था और कौन गलत। अब ये चीजें एंड और भी बहुत सी कई चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिसके कवर पेज में यामाटो की कवर स्टोरी चल रही है। इसलिए हम यामाटो को ह्योरी और ओटोको के साथ देख सकते हैं, जहाँ यामाटो बहुत ही खुश है क्योंकि ह्योरी और ओटोको उसके लिए बेंटो यानी लंच पैक कर रहे हैं। और ये सीन देख के मुझे सेम लूफी और सांजी की याद आ गई, क्योंकि लूफी भी ऐसे ही खुश होता है जब सांजी उसके लिए लंच पैक करता है। फिर ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था, मतलब वेगापंक के मैसेज से, जहाँ हम कुछ और लोगों के रिएक्शंस भी देख सकते हैं जो चैप्टर के दौरान आपको पता चल ही जाएंगे। और इस चैप्टर के रिएक्शंस लिटरली बहुत सही है। जैसे सबसे पहले तो हम वानो को देख सकते हैं, जहाँ कैसल के पास स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जॉली रॉजर लहरा रहा है, इंडिकेटिंग कि ये योनको स्ट्रॉ हैट लूफी के टेरिटरी है। और सभी लोग ओरोची के पुराने डेंडेन मुशी को यूज करके वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं, जिनमें मोमोनुस्के, केमोन, ओटामा और शिनोबू है, जो कि डैंगोस खा रहे हैं। मोमो कहता है अच्छा तो जॉय बॉय लूफी जैसे एक पायरेट था, जिसे सुनकर केमोन हैरान होता है और मोमो से पूछता है तुम्हें जॉय बॉय के बारे में कैसे पता। और मोमो कुछ कहे उससे पहले ही सीन कट होके मरीन बेस G4 के प्रिजन का दिखाते हैं, जहाँ पर हम डिमारो ब्लैक और उसके क्रू को देख सकते हैं। वो लोग भी वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं। और जिन लोगों को डेमरो ब्लैक याद नहीं है ना, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये वही लोग हैं जो टाइम स्किप के बाद फेक स्ट्रॉ हैट्स बने थे और वो लोग अब नकली किड पायरेट्स बने हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि एक्चुअल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जॉय बॉय या हमारा कैप्टन किड जो ये है। और ऊपर से ये सिग्मा कहता भी है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जॉय बॉय मर चुका है, जिसे सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। छोड़ो गाइज, वीडियो को ज्यादा खींचना नहीं है इसलिए, अदरवाइज यहाँ पर मेरा लिटरली एक मोनोलॉग होता। इसलिए मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में इनके लिए दो शब्द जरूर लिख के जाना। एनीवेज, तो वेगापंक का ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू होता है और साथ ही हम लूफी, डोरी और ब्रॉगी को वॉरक्यूरी से भागते हुए देख सकते हैं। वेगापंक कहता है कि जॉय बॉय को पायरेट क्यों कहते थे ना, वो समझने के लिए सबसे पहले तो हमें वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानना होगा। अब मैंने भी इन पोनीग्लिप्स का सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही पढ़ा है, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये पोनीग्लिप्स एक मैसिव बैटल के रिकॉर्ड्स है जिसे वर्ल्ड सेंचुरी में लड़ा गया था, जहाँ एक साइड जॉय बॉय और उसका ग्रुप था तो उसके दुश्मन आज की वर्ल्ड गवर्नमेंट थी। और ये सुनते ही वॉरक्यूरी कहता है अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर हम लैबोरेटरी का सीन देख सकते हैं, जहाँ हम एक बहुत ही ऑसम पैनल में मार्स को चलते हुए देख सकते हैं, जो अपनी कॉन्करर हाकी को यूज कर रहा है। और कॉन्करर हाकी और वॉक वाला सीन कितना ऑसम लगता है ना, ये हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। और मार्स के जाते ही बहुत से डेंडेन मुशीज नॉक होते हैं। वेगापंक कहता है अगर एग्जैक्टली कहूँ ना तो जॉय बॉय के एनिमीज 20 नेशन से बनी एक अलायंस आर्मी थी, जो आगे जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी। और जॉय बॉय और उसका ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनसे फाइट करने के लिए 20 नेशंस को साथ में आना पड़ा, जिसे देखकर मुझे सीधे मदारा उचिया की याद आ गई। और भाई मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कहीं जॉय बॉय की भी ऐसी फाइट ना हो। और जब वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा होता है ना, तब हम एक पैनल में जॉय बॉय को भी देख सकते हैं। जॉय बॉय अपना नीका फॉर्म यूज कर रहा है, जो एग्जैक्टली लूफी के गियर 5 जैसा लगता है। और वो कुछ किंग्स के साथ फाइट कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे बस सिलेउट्स है, इसलिए हम किसी का भी फेस नहीं देख पाते। और वेगापंक साथ में ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बैटल कैसे शुरू हुआ था, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये दो आइडल्स के बीच का एक क्लैश था और इसी वजह से मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सही था और कौन गलत। फिर हम ज़ू का सीन देख सकते हैं, जहाँ पर कैरेट और कुछ मिंग्स नए आउटफिट्स में है और वांडा मस्केटियर आउटफिट में है। और वो लोग भी वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं और साथ ही जुनिशा भी, जिसे तो ऑलरेडी सब पता ही है कॉज ये भी जॉय बॉय का नकामा है। वेगापंक कहता है जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जहाँ जॉय बॉय का जन्म हुआ था ना, वो किंगडम इतना एडवांस था कि आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 900 साल पहले ऐसा किंगडम एग्जिस्ट भी करता होगा, क्योंकि वर्ल्ड सेंचुरी में जो वेपन्स बनाए गए थे ना, वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं बनाए जा सकते। इनफैक्ट मेरे जैसा जीनियस भी उन्हें नहीं बना सकता। और वेगापंक के ऐसे कहते ही हम एक और जीनियस फॉक्सी को देख सकते हैं। हाँ, ये वही फॉक्सी है जिसका पूरा आर्क ही तुम लोगों ने स्किप किया होगा। एंड बिलीव में जो करके आप लोगों ने कोई गलती नहीं की है। और जिन लोगों ने भी मेरे जैसे इस आर्क को देखा है ना, सैल्यूट है भाई आपको।
आप ही हो असली वन पीस फैंस, कॉज वी ऑल नो कि गियर 5 लूफी का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है। एनीवेज, तो फॉक्सी का ज्यादातर क्रू तो जा चुका है और हम उन्हें एक छोटी सी बोट में देख सकते हैं जहाँ आप सिर्फ फॉक्सी, पोर्चे और हैम्बर्ग है और वो सब बैंडेजेस में लिपटे हैं, जिससे हम समझ सकते कि इनकी हालत बहुत ही खराब चल रही है। फिर हम एगहेड का सीन देख सकते हैं जहाँ पर एडिसन स्टसी को भागने के लिए कहता है क्योंकि ये बैरियर्स गोरोसे को नहीं रोक सकते, तो इन्हें होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम नामी के ग्रुप को भी देख सकते हैं जहाँ नामी कहती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि मरीन बैटल शिप्स एल्बाब की शिप को घेर रही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जोरो और जिनबे लगभग शिप के पास पहुंच ही गए हैं और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि जिनबे जोरो को उठाकर भाग रहा है, इसलिए उनके खोने के कोई चांसेस नहीं है। हम फिर से स्टसी को देख सकते हैं जो कि सैड है और काकू से बात कर रही है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, स्टेला के जाने के बाद मेरी लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं बचा। अब यहाँ पर नाजूरो भी अपने आप को जायंट से छुड़ा लेता है और बोनी पे अटैक कर देता है, बट फ्रैंकी लास्ट मोमेंट पे बोनी को बचा लेता है और नाजूरो के अटैक से जायंट की शिप का फिगर हेड कट हो जाता है। फिर नाजूरो कहता है कि तुम बहुत बोल चुके वेगापंक और सीधे जंप करता है और फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में देख सकते हैं कि वो पंक रिकॉर्ड के नीचे वाले क्लाउड को 2 हिस्सों में कट कर देता है, जिससे सारे सेराफिम्स और साइपरपोल एजेंट्स फ्री हो जाते हैं। वेगापंक कहता है कि वॉइड सेंचुरी का एंड जॉय बॉय की हार के साथ हुआ था। उसके डाउनफॉल और उस बैटल की वजह से हमारे वर्ल्ड पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारी दुनिया ऐसी हो गई है कि हमें एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना पड़ता है और ज्यादातर लोगों को तो एक दूसरे के आइलैंड के बारे में और उनके कल्चर के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है क्योंकि आइलैंड टू आइलैंड सेलिंग करना डिफिकल्ट है। जिस पर हम कुछ लोगों के रिएक्शंस भी देख सकते हैं जो कहते हैं कि सही बोल रहे हो चिच्चा, ओशन से ट्रैवल करना बहुत ही डेंजरस है। फिर हम शिमोत्सुकी विलेज को भी देख सकते हैं जहाँ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और कोशिरो वेगापंक का मैसेज सुन रहा है। वेगापंक कहता है कि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले के जमाने में ऐसे आइलैंड वाली सिस्टम नहीं थी, तब सिर्फ कुछ कॉन्टिनेंट्स थे, बट वर्ल्ड सेंचुरी में जो वॉर हुआ ना उससे क्लाइमेट एकदम ही चेंज हो गया और पूरे वर्ल्ड का सी लेवल 200 मीटर से बढ़ गया और आज हम जिन आइलैंड्स पे रहते हैं ना वो उन कॉन्टिनेंट्स का बस एक छोटा सा हिस्सा है और जो 1000 साल पहले का वर्ल्ड था ना वो अब डूब चुका है। और वेगापंक के ऐसे कहते ही हम उन डूबी हुई सिटीज के रूम्स को देख सकते हैं, जिसके बाद हम रिवोल्यूशनरी आर्मी के रिएक्शंस भी देख सकते हैं। देन हम नामी की बहन नोजिको और गेंजो को भी देख सकते हैं। अब वेगापंक का मैसेज सुनकर नाजिको कहीं पर जा रही होती है तो गेंजो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो नाजिको कहती है कि मैं ऑरेंज फार्म को चेक करके आती हूँ और वेगापंक क्या कहता है मुझे बाद में जरूर बताना। फिर हम साकुरा किंगडम का सीन देख सकते हैं जहाँ पर डाल्टन और कुरेहा भी वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं और कुरेहा हंसते हुए कहती है कि दुनिया में अभी भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें बची है। फिर हम मिस गोल्डन वीक, मिस मेरी क्रिसमस और मिस वैलेंटाइन को भी देख सकते हैं जो एक कैफे में है और उस आइलैंड के लोग एक माउंटेन को देखकर कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि ये माउंटेन पहले 200 मीटर ऊंचा था और उस वक्त कितने लोग मारे गए होंगे। वेगापंक कहता है बट सोचने वाली बात तो ये है कि उस वक्त सी लेवल क्यों बढ़ा था। अब नॉर्मली लोग यही सोचेंगे कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ होगा, बट जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मैं समझ गया कि सिर्फ 100 सालों में इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता, जिससे ये साबित होता है कि ये डिजास्टर नेचुरल नहीं बल्कि मैनमेड था। जिसे सुनकर मॉर्गन्स को बिलीव नहीं होता और वो कहता है ये क्या बात कर रहा है। तो वेगापंक का मैसेज आगे सुनने के लिए विवी मॉर्गन्स का मुंह बंद करती है। वेगापंक कहता है कल जब मैंने सी लेवल को बढ़ते हुए देखा तो मुझे उसका रीजन पता चल गया और वेगापंक के ऐसे कहते ही हम गोरोसे के डरे हुए चेहरे देख सकते हैं और वेगापंक कहता है 800 साल पहले दुनिया के डूबने का रीजन थे एंशिएंट वेपन्स जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो फिर से यूज होने का वेट कर रहे हैं। फिर हम मारिजॉस का सीन देख सकते हैं जहाँ ईमू फ्लावर रूम में खड़ा है और तितलियों के साथ खेल रहा है, बट हम उसका फेस नहीं देख सकते। वेगापंक कहता है अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना तो वर्ल्ड सेंचुरी में जो वॉर हुआ था ना वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। और अगर आपको जानना है कि जॉय बॉय की स्टोरी सुनकर रॉजर क्यों हंसा था तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।